बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिज़ल्ट देखें। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स डी एक्स ए माइनस डी वाई ए मॉड लेसर आर इक्वल डी एक्स वाई। अब आपको क्या ये मालूम है कि डी एक्स ए से क्या मुराद है? डी एक्स ए है एक्स का सेट ए से डिस्टेंस, और डी वाई ए क्या है? वाई का सेट ए से डिस्टेंस। अब दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, उनके डिस्टेंसेस लिए हैं सेट ए से और फिर उनका डिफरेंस का मॉडल लिया। क्या होगी बात? दो पॉइंट्स एक्स और वाई, उनके डिस्टेंसेस सेट ए से लिए हैं, फिर उनके डिफरेंस का मॉड। वो कहता है उन पॉइंट्स के डिस्टेंस से लेसर और इक्वल होगा। दो पॉइंट्स के सेट ए से डिस्टेंसेस के डिफरेंस का मॉड इज लेसर और इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। बेसिकली ये है इसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम ज़रा प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो जो आपके पास डी एक्स ए है, ये किसके बराबर होगा? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कि पॉइंट का सेट से डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, क्या डेफिनेशन है जी। क्या लिखेंगे? इन्फिमम, चलें, z बिलोंग टू a d x z, ये होगा। यानी अगर आप क्या करेंगे, ये क्या किया आपने, ए के जितने भी पॉइंट, अब ए के तमाम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त बन गया z। ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस लेने शुरू कर दिए हमने x के साथ, वो बन गया डी एक्स जेड। ए चूँकि वेरिएबल पॉइंट है, सेट ए पे डिपेंड, तो इनके डिस्टेंसेस में सबसे छोटा जो है वो ये बता रहा है। जब इन्फिमम साथ लगाया तो सबसे छोटा बता रहा है। यानी ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस हमने x से लिए हैं और उनमें जो सबसे छोटा है वो लिखा है। ऑब्वियसली वो क्या बनना है? डी एक्स ए। एंड डी वाई ए जो है वो भी यही कुछ ही होगा। इन्फिमम z बिलोंग टू ए डी वाई जेड, या डी जेड वाई भी लिख सकते हैं। अब आपको ये उसने कहा हुआ है कि डी मेट्रिक है। सिंस डी इज अ मेट्रिक ऑन एक्स, सो यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी जी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसमें क्या थी? M4 है ना, डी एक्स जेड लेसर और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से आपके पास आता है, मैट्रिक्स स्पेस की जो चौथी कंडीशन है वो। अब अगर मैं इन्फिमम लगा दूं यहाँ पे तो क्या होगा? इन्फिमम z बिलोंग टू a मैं लगा रहा हूँ तो ये होल्ड करती रहेगी। इसके ऊपर तो इन्फिमम लगेगा ही नहीं ना, इसमें z है ही नहीं, डी एक्स वाई है, इसमें तो z नहीं है। इन्फिमम ने तो ऑपरेट होना जाके z के ऊपर। तो ये क्या इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। भाई ये छोटी चीज़ है ना, इन्फिमम करने से और छोटी होनी है। वो बड़ी चीज़ है, इन्फिमम करने से और बड़ी होगी, लेकिन इनका आपस में कंपैरिजन देखा जाए तो ये छोटा ही है। तो दोनों तरफ इन्फिमम लगाने से वो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। सुप्रीमम लगाने से शायद को प्रॉब्लम आ जाती कि इधर वाला बढ़ जाता है या उधर वाला, ठीक है। तो लेकिन इन्फिमम में आपके पास जो है यहाँ पे आप वो ये डिस्टेंस जो है ये छोटा है इससे, बल्कि इसके सम से। तो जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे उसका छोटा लेंगे, इसका भी आपको छोटा ही आएगा। लेकिन ये अब क्या बन गया? डी एक्स ए बन गया, और वो क्या बन गया? डी वाई ए। और
फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेसर और इक्वल टू डी एक्स वाई। इसे हम रिलेशन 1 कर लेते हैं। अब अगर इसी में मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं दोनों तरफ तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसी में ही ये जो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया इसमें x और y को इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा, चेंजिंग x एंड y क्या बनेगा, डी वाई ए माइनस डी एक्स ए लेसर और इक्वल टू डी वाई एक्स। यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा डी एक्स ए माइनस डी वाई ए। और मेट्रिक क्या जो एक्सियम है, कौन सा एक्सियम है, M3, जिसमें सिमेट्रिसिटी है डी एक्स वाई बराबर होता है डी वाई एक्स। तो इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ डी एक्स वाई, सिंस ये मुझे पता है कि ये डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्स वाई लेसर और इक्वल टू डी एक्स ए माइनस डी वाई ए। ये रिलेशन 2 आ गई। 1 और 2 को अगर कंबाइन करें तो क्या होगा, कंबाइनिंग 1 एंड 2 वो आ जाता है माइनस डी एक्स वाई इज लेसर और इक्वल टू डी एक्स ए माइनस डी वाई ए। और ये लेसर और इक्वल टू किसके होगा, डी एक्स वाई। तो इससे क्या साबित हुआ बोला, इससे ये साबित हुआ डी एक्स ए माइनस डी वाई ए मॉड इज लेसर और इक्वल टू डी एक्स वाई। अगर कोई चीज़, कोई रियल नंबर एक रियल नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान आ जाए तो उसमें मॉड लग जाता है। ये प्रॉपर्टी ये वाली है, x mod is lesser or equal to a conversely implies minus a lesser or equal to x lesser or equal to a। यानी अगर x mod lesser or equal to a है तो वह इम्प्लाई करता है x lies between minus a to a, और अगर x माइनस ए टू ए के दरमियान लाई करता है तो वो इम्प्लाई करता है x मॉड लेसर देन ए। तो ये हमने एक रिजल्ट प्रूव कर लिया। रिजल्ट क्या था, 2 पॉइंट्स हैं x और y, उनके डिस्टेंसेस लिए हैं सेट ए से, फिर उन डिस्टेंसेस के डिफरेंस का मॉड जो है दैट विल ऑलवेज बी लेसर और इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सेट। वैसे बाउंडेड सेट की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, अगर आप किसी को याद है तो बताए क्या थी। बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही हो तो उसे बाउंडेड सेट कहते हैं, दोनों तरह से बाउंड हो, यही है। यहाँ ज़रा इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन देखिए जी। वो बात तो वही होगी ना, वो जब आप ये कहेंगे कि किसी लेसर नंबर से लेसर देन या ग्रेटर देन या लेसर देन है तो एक्चुअली तो आपने उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड कह देना कि है, यानी वो बाउंड्री बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। ये यूजुअली हम बात करते हैं रियल एनालिसिस की, हम जब रियल एनालिसिस में डेफिनेशन करते हैं ना तो फिर बाउंडेड सेट उसे कह रहे होते हैं कि जो बाउंड्री बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। लेकिन आप जब कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है या किसी और स्पेस में आएंगे जनरली में, तो फिर आप क्या कहेंगे, रियल लाइन में तो सीधी सी बात होगी ना, ये आ गया, इसमें तो रहना ही आपने लाइन के लॉन्ग। तो जो भी आपने एलिमेंट्स लिखने हैं वो रियल नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते होंगे। उनमें अगर सबसे छोटा रियल नंबर मिल गया आपको, सबसे बड़ा रियल नंबर मिल गया आपको, तो वो बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा एक्सटेंड करना,
कि जनरली मीट्रिक स्पेस में इसकी क्या डेफिनेशन। अब वो मीट्रिक स्पेस अगर रियल लाइन की होगी तो जो डेफिनेशन अब हम लिखेंगे वो डेफिनेशन एग्जैक्ट यही बना देगी जो यहाँ पे, और अगर वो रियल लाइन नहीं है तो फिर वो जनरल सेट के लिए भी वैलिड रहेगी। तो क्या है बाउंडेड सेट की डेफिनेशन? अ सबसेट A of a metric space XD is said to be bounded if its diameter is finite। अगर किसी सेट का डायमीटर फाइनाइट हो तो वो बाउंडेड सेट कहलाएगा मीट्रिक स्पेस में। अब ये हम इस बहस से ही निकल गए कि क्या मीट्रिक स्पेस रियल लाइन है कि वो कुछ भी हो, मीट्रिक स्पेस जनरल होगी। अभी हम देख सकते हैं कि अगर यही मीट्रिक स्पेस रियल लाइन हो जाए तो ये जो डायमीटर है ये क्या बनाएगा, फाइनाइट डायमीटर जब भी आप लेंगे तो वो सेट हमेशा बाउंडेड होगा, उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही होगी रियल लाइन पे। डायमीटर की क्या डेफिनेशन थी कि उस सेट के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके आपस में डिस्टेंसेस लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो डायमीटर कहलाता है। अगर वो सबसे बड़ा डिस्टेंस फाइनाइट हो तो ऐसा सेट जो होगा क्या होगा, बाउंडेड होगा। यानी in other words A is bounded if diameter of A is finite। यानी सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग टू ए डी एक्स वाई इज फाइनाइट। ये तो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन है मीट्रिक स्पेस में। जैसी मर्जी मीट्रिक स्पेस हो, उसके कोई सेट लेते हैं आप, उसके ऊपर डायमीटर की डेफिनेशन अप्लाई करें, उस सेट के डिफरेंट पॉइंट्स के डिस्टेंसेस लें, सबसे बड़ा डिस्टेंस, और अगर वो फाइनाइट आ गया तो फिर ये सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब ये बाउंडेड सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको भी देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट है जो कि बहुत ही ट्रिवियल है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें बहुत सी आसान चीज़ें जो हैं वो भी प्रूव करनी, लॉजिकल प्रूव करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो रिज़ल्ट ये है सबसे आसान रिज़ल्ट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इन अ metric space XD, then diameter of A is lesser or equal to diameter of B। यहाँ जो आपको समझाने वाली बात है वो ये है, A तो B का सबसेट है, यानी सेट A जो है वो तो हो गया B का सबसेट। बाज़ बच्चे जो हैं वो डेल्टा A डायमीटर ऑफ A इज़ अ सबसेट ऑफ डायमीटर ऑफ B वो ये लिख देते हैं, यानी ए बी का सबसेट है और डायमीटर ऑफ ए सबसेट है डायमीटर। अब ये चीज़ें आपको वहाँ बड़ी सफ़र करती हैं जब टेक्निकल कोई चीज़ आप गलत लिखते हैं, तो जो आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है या जो पेपर मार्क कर रहा होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कैलिपर क्या है, ये टेक्निकल गलत है। कैसे बना, जो सबसेट्स का रिलेशन है वो सेट्स के दरमियान, और अब जो सेट ए का डायमीटर लिया गया वो बजाते खुद एक सेट नहीं है, वो तो आ गया रियल नंबर, एक रियल नंबर आ गया, सेट नहीं आया। कुछ ज़्यादा रियल नंबर आगे होते हैं, उनका सेट बना लिया होता, सिचुएशन कुछ और होती। डायमीटर ऑफ ए जो आया है वो एक रियल नंबर है। कैसे बोला, ए के जितने भी पॉइंट्स थे उनके डिस्टेंसेस लेने शुरू किए, और उन डिस्टेंसेस में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सी चीज़ है जो उसको रिप्रेजेंट करेगी, एक रियल नंबर।
और डेफिनेटली वो होगा भी पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव कह सकते हैं। तो वो ये तो है रियल नंबर, और डायमीटर ऑफ बी भी इसी तरह रियल नंबर है। अब दो रियल नंबर्स का कंपैरिजन जो है वो सबसेट के सिंबल से तो नहीं किया जा सकता, सबसे वो तो सेट से ही नहीं है, लिहाजा ये लिखना इंतहाई गलत है। तो जो अब आप लिखेंगे वो लेसर और इक्वल टू लिखेंगे। पहले तो ये मैंने आपको वजाहत करनी थी कि छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप थ्योरम सारा आप सही प्रूव कर रहे हैं, बहुत जगहों पे आपने सिंबल्स इस तरह के यूज़ कर दिए हैं, अगर पढ़ने वाला सही तरह पढ़े, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, पढ़ते भी नहीं है सही तरह, पेपर अंदाजे से मार्क होते हैं। आपके जो पेपर हैं, आपने बाज़ का आप बड़े हैरान होते हैं, वो मैं तो इतने का पेपर नहीं करके आया जितने मेरे नंबर आ गए हैं। और बाज़ का तो आप परेशान हो रहे होते हैं कि मेरी तो कोई गलत चीज़ है ही नहीं, यानी मैं जो 100 नंबर का पेपर कर रहे हैं उसमें 70 तो मेरे पक्के हैं, नंबर आए हुए हैं 35, नंबर आए हुए हैं 30। हालांकि जो आपने एस्टीमेट लगाया होता है वो आप अपनी कारकर्दगी के मुताबिक लगाया होता है कि आप वहाँ जब पेपर करके आए आके फौरी तौर पे वो क्वेश्चन आप देखते भी हैं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा याद होता है कि मैं क्या करके आया हूँ, और आके आप अपने किताबों से, नोट्सों से, जहाँ से भी आपने तैयारी की होती है वहाँ से आप देखते हैं और आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा जी ये मेरे इतने स्टेप ठीक हैं, इतने नंबर, पर आपने जो एक नंबर आपने अंदाज़ा लगाया होता है और उधर उधर सारा उल्ट हुआ होता है। बात कहते ऐसा भी होता है कि आपने नंबर लगाए हुए आपके 40 अपने, और उधर नंबर आए हुए 70। अब 19-20 का फ़र्क होना तो चले होगी, ये जो 40-40 नंबर का फ़र्क आता है ऊपर नीचे, तो इससे भी डाउट क्रिएट हो जाता है हमारे सिस्टम में। हम जब एग्ज़ाम लेने बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने इन बेचारे बच्चों के साथ किया क्या हुआ है, हमने इसको पढ़ाया क्या हुआ है। जब हम आपका ये इंटरव्यू लेने बैठते हैं, वाइवा लेने बैठते हैं, तो उस वक्त हम खुद आइंस्टाइन बने होते हैं और आइंस्टाइन का वाइवा ले रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है उन एग्जामिनर्स के ऊपर, अफसोस होता है उनकी जहनीत के ऊपर कि जो कसम खा के आए होते हैं कि बच्चों को पास ही नहीं करना। इस तरह कोई एग्जामिनर कोई आ जाए मेरे सामने और मुझे बताए कि वो पास कैसे होता है, मैं देखता हूँ वो कैसे पास होता है, और अगर मैं किसी के पास चले जाऊँ तो वो देखेगा कि मैं कैसे पास होता हूँ, मैं भी नहीं पास होऊंगा। अगर आप तहिया करके बैठ गए हैं कि इसको पास ही नहीं होने देना, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत उसको पास नहीं कर सकती। उसने आंसर भी देना है तो आपने मानना ही नहीं है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है खास तौर पर मैथमेटिक्स में कि अगर वहाँ पे एग्जामिनर जो बैठा हुआ है कि हाँ जी आए हैं जी भट्टी साहब, बड़े इन्होंने किताबें लिखी हैं, बड़े इनकी काबिलियत और बड़े ही अपने आप को कहते हैं जी मेरे वो थे मेरा ये, और उसने कसम खाई है कि भट्टी साहब को पास नहीं होने देना, तो वो मुझे पास नहीं करे होने देगा, जो मर्जी में कर लूँ। तो फिर आप क्या चीज़ है? आपके सामने जब वहाँ 4 बंदे बैठे होते हैं तो आपका तो वैसे ही जो है आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, पूछ लेना है आपको। जो ये रिसेंट जो वाइवा हुआ है अभी, उसमें ऐसे ही हुआ है हमारे बच्चों के साथ। अच्छे खासे मेरे क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारा साल हमने उनको पढ़ाया है, वाइवे की तैयारी करवाई, बाकायदा वाइवे की तैयारी कराई, इस तरह के कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह आपसे किया जाना है, और जाते ही उसको डरा दिया गया, जाते ही उनके सवाल ऐसे कर दिए गए, हरास कर दिया गया उनको, तो बस, और फिर वहां से रिजल्ट जो आएगा वो फेल हो गए। हालांकि इंटरनल जो होता है उसकी अपनी एक असेसमेंट होती है। आप पूरा साल मुझसे पढ़े हुए हैं, इंटरनल को बुलाने का मकसद क्या होता है वाइवे में कि आप अपनी फीडबैक दें। वहां हमसे कोई फीडबैक ली नहीं जाती, उल्टा हमें भी थ्रेटन करके रखा होता है। मैं तो हैरान रह गया हूँ, मैं तो एटीट्यूड्स के ऊपर हैरान रह गया हूँ कि कौन से आइंस्टाइन पढ़ाते वक्त हम कौन से आइंस्टाइन थे? हम में से कौन है जो फॉरेन बुक्स में से पढ़ाता है? हम में से कौन है जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है? मुझे बताएं, मुझे सामने बताएं, नाम बताएं कि मैं हूँ जी। और फॉरेन बुक से पढ़ाने का मतलब क्या है भला? फॉरेन बुक से पढ़ाने का मतलब ये है
रूडन की बुक कोई री एनालिसिस की पढ़ा रहा है तो वो लेके जाए रूडन की किताब और वहां खोले किताब और उसका प्रॉब्लम डिस्कस करे ज़बानी। यह क्यों है जी? आप तो नोट्सां तो लिख के लैके आ जाते हो, आप तो ऊपर से आप उतार उतार के पढ़ाएं, एक लफ्ज़ आप लिख नहीं सकते ज़बानी। और इधर जब आप वाइवा लेने बैठे हुए हों, जब आप इंटरव्यू लेने बैठे हुए हों और पकड़ के उनका बेड़ा गर्क कर दें बच्चों का, पढ़ाया क्या था? पहले ये तो सोचें कि हमने इनको क्या दिया था, और जो दिया था वही वापस लेना है, वो भी नहीं वापस मिलना। कोई पढ़ाए हैं चर्चिल की किताब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की? तो ये जो फॉरेन बुक्स हैं उनको पढ़ाए ना पूरी क्लास को, और मैं देखूंगा फिर बच्चा क्यों नहीं बोलता। वो बने बनाए गंदे से नोट्स हैं, उन्हीं नोट्सों से पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, 500 उसमें 1000 गलतियां हैं, और फिर उसके बाद वाइवा लेने बैठ जाते हैं कि जी दसो जी हूँ तुसी। बहरहाल टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी देन डेल्टा ए इज लेसर और इक्वल टू डेल्टा बी। ये हमने साबित करना है, और ये बड़ा ट्रिवियल सा रिजल्ट है कि अगर ए छोटा सेट होगा तो उसका डायमीटर भी छोटा होगा। लेकिन अब सारी बात हमने जस्टिफिकेशन देनी है, वैसे तो नहीं हो सके। अब अगर हम यही कह दें कि हाँ भी ये तो क्यों, इसमें क्या प्रूव करना? तो आपको पता ही है कि अगर कोई सेट छोटा है तो उसका डायमीटर भी जो है, तो हमें बेसिकली डायमीटर इसका निकालना है। सेट ए का डायमीटर निकालना है, सेट बी का डायमीटर निकालना है, फिर उनका करना है कंपैरिजन। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। डेल्टा ए लेसर इक्वल टू डेल्टा बी। सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब ऑब्वियसली ए के जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं। अब ए के पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस लेने शुरू करेंगे और बी के पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस लेने शुरू होंगे, तो चांस क्या होगा कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस बी के पॉइंट्स के दरमियान होगा उसका चांस है कि वो इनके डिस्टेंसेस के सबसे बड़े डिस्टेंस से बड़ा होगा। सो सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग टू ए डी एक्स वाई इज लेसर और इक्वल टू सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग टू बी डी एक्स वाई, और ये बनता है डेल्टा ए लेसर और इक्वल टू डेल्टा बी। यहाँ आर्गुमेंट यही है कि चूंकि सेट ए छोटा है, ए के पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंसेस लेने शुरू करेंगे और उधर बी के पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंसेस लेने शुरू करेंगे, इनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो उन सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो उनमें सबसे बड़े डिस्टेंस से बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सेट बी बड़ा है। यानी सिचुएशन इस किस्म की है, ये ए और ये बी, तो वाज़ेह है। लेकिन मैथमेटिकली आपने आर्गूमेंट देना है तो वो आपने स्टेप ये लिखना है। तो क्या एक रिजल्ट प्रूव हुआ कि अगर ए बी का सबसेट है, जो कि वेरी ट्रिवियल रिजल्ट था, तो फिर ए का डायमीटर बी के डायमीटर से लेसर और इक्वल होगा। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक इज बाउंडेड। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस नहीं पता अभी तक, तो वो लेक्चर ही देख लेते। आमतौर पे डी नॉट से हम डिनोट करते हैं डी एक्स वाई। सिर्फ इतनी बात है कि अगर एक्स और वाई बराबर हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो, और ये वाला तो कोई कमाल नहीं है, ये तो मैट्रिक की डेफिनेशन का एक्सियम है, सेकंड एक्सियम, कि अगर एक्स वाई ज़ीरो हैं तो वो कन्वर्सली इंप्लाई करेगा डी एक्स वाई ज़ीरो है। ये पहला तो मैट्रिक का ही एक्सियम है। दूसरी बात नई है कि वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हमेशा 1 रखेगा, बस यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क 1 के अलावा नहीं होगा। ये सवाल भी वहाँ वाइवा में पूछा गया कि जी, बल्कि मैंने ही पूछा भी आप बताएं कि हर नॉन एम्प्टी सेट क्या ग्रुप होगा? तो उन्होंने बताया नहीं जी, हर नॉन एम्प्टी सेट जो है ग्रुप नहीं होगा। क्यों? उसके ऊपर वो
4 कंडीशंस पूरी कर रही होगा तो फिर तो क्या हम मैंने फिर पूछा कि क्या हम हर नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर वो 4 एक्सिस सेटिस्फाई करा सकते हैं ग्रुप वाले? तो नहीं करवा सकते। मसलन एक मैंने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जिसमें 0 शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है, फ़र्ज़ करें, समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जिसमें 0 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं, अब वो ग्रुप कभी भी बनना ही नहीं है, अंडर एडिशन भी नहीं बनना, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बनना। अब नॉन एम्प्टी सेट तो हमारे पास है, नॉन एम्प्टी सेट तो है लेकिन ग्रुप नहीं बनता वो। ये जब वो कंफर्म कर दिया स्टूडेंट ने तो फिर उनसे पूछा कि क्या हर नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक्स स्पेस बन सकती है? इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं? नॉन एम्प्टी, ये तो जवाब दे दिया आपने भी और उन्होंने भी दे दिया कि हर नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप नहीं बन सकता। क्या हर नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक्स स्पेस बन सकती है? क्या नॉन एम्प्टी, जैसे आपने मैंने अभी एक एग्जांपल ली कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर कंडीशन ग्रुप की सेटिस्फाई नहीं होगी। अब नॉन एम्प्टी सेट है लेकिन क्या मैट्रिक का नॉन एम्प्टी सेट कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैट्रिक की 4 एक्सियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करें? या दूसरे लफ्जों में सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैट्रिक स्पेस बन सकती है? आप जवाब दें हाँ या ना में, और अगर जो भी आपके पास आर्गूमेंट है बताएं। क्या हर नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक स्पेस बन सकती है? हाँ बोलो, शाबाश। आप डिस्क्रीट बन सकती है, ये सामने लिखी हुई आपको, इसी से अंदाजा कर लो। आप कोई नॉन एम्प्टी सेट पकड़ें, ये नॉन एम्प्टी सेट पकड़ें और इसके ऊपर ये डेफिनेशन लगा दें, ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इसके 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा अगर पॉइंट बराबर हैं, और अगर पॉइंट इक्वल नहीं है तो 1 होगा, तो वो बने ही बने मैट्रिक। मैं तो मैट्रिक तो है ना, बल्कि स्पेशल नाम है इसका। तो मैं तो ये नहीं कह रहा था कि डिस्क्रीट मैट्रिक बना, अगर मैं ये भी कहूं तब भी बन जाती है, हर नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिस्क्रीट मैट्रिक बन जाएगी। आपने धक्के से कहा कि मैंने 2 पॉइंट्स, 2 जो सेट हैं, ऐसा सेट लिया है जिसके 2 डिफरेंट अगर पॉइंट्स हों तो डिस्टेंस 1 होगा, और अगर 2 पॉइंट्स सेम है तो डिस्टेंस 0 होगा। ये आपने डेफिनेशन कर दी। अब ये जो डेफिनेशन है ये मैट्रिक के चारों एक्सियम पूरे प्रूव करती है, सेटिस्फाई करती है, तो मैट्रिक स्पेस बन गई। तो हर नॉन एम्प्टी सेट, अब आपके जहन में कोई नॉन एम्प्टी सेट आए जो कि ये डेफिनेशन पूरी ना कर रहा हो, शाबाश, बहुत सारे होंगे। कोई सेट बताएं कि ये है जी, ये आप क्या कह रहे हैं, ये नहीं करता। बोलें शाबाश। यही मसला हो जाता है, वहाँ भी वाइवा में भी यही हो जाता है। आपसे पूछा और 24-25 बच्चों का वाइवा लेना होता है, और हर बच्चे को 10-12 मिनट मिलने होते हैं, और वो 10-12 मिनट एक ही सवाल में सोचने में डाल लगा देता है। सवाल क्या है वाला? कोई ले लो यार, छोड़ो, कोई नॉन एम्प्टी सेट लो, कोई लो जो आपके जहन में आता है। और यार खुदा के बंदो 1 2 3 ले लो, ताड़े मुंह जो जवाब कढ़ना है अल्लाह की मेहरबानी नाल, ये लो, ये ले लो। अब क्या ये मैट्रिक स्पेस है? अगर मैं 0 नहीं है, 0 लभदा फिरदा दे विचों, 0 को तो ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है। मैं तो मैट्रिक स्पेस कह रहा हूं। ये सेट है और ये मैंने मैट्रिक डिफाइन की है इसके ऊपर। क्या ये मैट्रिक स्पेस बन गया? नहीं बना। क्यों? वजह बताएं, शाबाश। प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। किस वजह से कहा आपने होल्ड नहीं करती जी? एक्स वाई इक्वल हो तो 0 होगा, तो क्यों नहीं है? अगर मैं ये करूं D0 1 1 करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? आ गया ना। एक्स वाई 0 0 दोनों 2 दफा तो नहीं सेम रखना ना। 1 का 1 से डिस्टेंस लूँ तो क्या आता है जी? 1 3 लें, एक मिनट 1 और 3 का डिस्टेंस लें तो क्या आता है? 2 आ जाता है। ठीक हो गया। आगे
वन नहीं आया, टू कहाँ से आया? एक मिनट, ये टू जो लिखा आपने कहा टू कहाँ से आया? डिस्टेंस लिया, वो कैसे लिया मुझे नहीं लेना आता, बता दो। यानी रियल लाइन पे आपने क्या किया, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, और 3 और 1 का डिस्टेंस लिया आपने। कोई तो फार्मूला लगाया होगा ना इसका, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला वो क्या है ज़रा बता दो। शाबाश शाबाश, चलते जाओ। आज आपने 1 और 3 का डिस्टेंस निकाला है 2। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आपने इसका डिस्टेंस ऐसे लिया है 3 - 1 मॉड, ये किया ना, ये किया। तो भाई जी मैं तो तुहानू क्या ही नहीं कह लाओ, मैंने तो डिस्टेंस का फार्मूला दिया वो आपको, मैंने जो आपको फार्मूला दिया है वो लगाना, आपने अपने पास ही लगा दिया एक फार्मूला। समझ आई? मैंने तो नहीं कहा हुआ, ये तो फार्मूला जो आपने लगाया है ये तो यूजुअल मैट्रिक जब आनी है ना मैट्रिक स्पेस की तब लगाना है। तो मैंने तो इतना बड़ा फार्मूला लिखा हुआ आपके सामने। क्या लिखा हुआ मैंने कहा हुआ है एक्स और वाई अगर बराबर नहीं है तो उनका डिस्टेंस 1 है, चाहे वो एक दूसरे से जितने भी दूर पड़े हुए। अब 1 और 3 जो है आपस में बराबर नहीं है, तो 2 कहां से ले आए वो डिस्टेंस? इसी तरह D0 3 और 5 का डिस्टेंस भी, क्योंकि मैं तो आपको ये कह रहा हूं डेफिनेट। अब आप देखें ना, अब आपको पता चल रहा है कि आपको समझने में कितनी दिक्कत है, चीजों को एक्सप्लोर करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम। कहा क्या हुआ है और आप सही जा रहे थे अपनी तरफ से, क्योंकि आपके जहन में तो नजर आती है वो नंबर लाइन है, वो 1 है, वो 3 और डिस्टेंस इनके दरमियान 2 है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो मैं नहीं कह रहा, मैंने तो ये कहा हुआ है। लिहाजा ये मैट्रिक बन गया ना, मैट्रिक स्पेस बन गई ना, तो फिर अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि ये जो मुसीबत है ये तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर नाजल कर दी जाए तो मैट्रिक स्पेस बन जाएगी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कम से कम इंटरव्यू तक तो क्लियर रहना चाहिए कि कोई सवाल करे आपसे कि भी जो है यही जैसे मैंने सवाल किया कि ग्रुप कोई नॉन एम्प्टी सेट, हर नॉन एम्प्टी सेट का मैट्रिक स्पेस बनता है, तो उसे पक्के गिन के और किताब पकड़ के सफ़ा पकड़ के ढूंढने ना बैठ जाना उसे को जी हाँ जी, अच्छा कैसे ये दें उसको। फिर वो आपको तंग करने के लिए अगर उसने ये कर दी बात जैसे भी आपने की कि लो भी ये कैसे मुमकिन है, 1 और 3 का डिस्टेंस जो है वो तो 2 होता है, तुम कहते हो कि 1 है तो कैसे है, तो होता ही 2 है, तो ये तो मैट्रिक नहीं बनती। जैसे भी आपने कही कि 1 और 3 के दरमियान जब मैं डिस्टेंस लूँगा तो 2 आएगा, तो मैट्रिक तो नहीं बनती। तो आप कहिए आप ले रहे हैं, मैंने तो कब कहा आपको कि आप ये लें, मैंने तो आपको ये फार्मूला दिया, इस फार्मूले के मुताबिक लें, अपनी पमाइश ना करने बैठ जाए। जो मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक करें, वो फिर नहीं मान रहा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। भाई आप उसे फिर कन्विंस करें, मैंने आपको पाबंद किया है, 2 ही ऑप्शन मैंने आपको दिए, तीसरी तो ऑप्शन दी ही नहीं है। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस 0, सेम नहीं है तो डिस्टेंस 1, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। भाई यू आर टेकिंग द थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपकी, अब आपको कोई भी क्लासरूम में पढ़ने का क्या होता है कि जब कभी आपसे सवाल का पूछा जाए तो आपको टीचर का डिलीवर करदा लेक्चर याद आ जाए और वो सीन आपके सामने आ जाए और उसी वक्त आप उसका जवाब दें। तो अगर आपने फिर ये ज़ाया कर देना है, फिर कभी आपको महीने बाद मैंने पूछना है या किसी और ने पूछना है और फिर आपने सोचना है, तो फिर प्रॉब्लम है भाई, फिर मसला है। अच्छा, अब चलते हैं उस तरफ कि एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड। अब ये सारी बात गई किस तरफ, क्यों गई इधर
क्योंकि इन्होंने कहा जी डिस्क्रीट मेट्रिक की ज़रा एक्सप्लेनेशन कर दें, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में फिर आगे कुछ चीज़ें निकल गई। तो बेसिकली स्टार्ट तो साबित तो ये करना है कि बाउंडेड, अब इसमें दो चीज़ें हैं, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तब मसला है, और क्या नाम है, अगर आपको बाउंडेड सेट की डेफिनेशन का नहीं पता तो तब मसला है। तो हम ये लेते हैं, लेट एक्स डी नॉट बी अ discrete metric space let x का आपने एक सबसेट ले लिया, वो यही कह रहा है ना, कोई भी सबसेट ले लें तो वो बाउंडेड होगा। अब आपने क्या साबित करना है कि इसका डायमीटर, और कीपिंग इन माइंड, अब मुसीबत और भी है, यहाँ मसाइल और भी हैं। मसाइल ये होती हैं कि आपको थ्योरम की जो चीज़ें हैं उन सब, जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना उसका सबका पता है, यानी आपको इसमें क्या चीज़ पता है कि बाउंडेड सेट क्या होता है, जब उसका डायमीटर फाइनाइट हो, डायमीटर की डेफिनेशन का भी पता है कि सेट के पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस से लेके उनका सुपरमम लिया जाए, ये भी हो गया। डिस्क्रीट मेट्रिक का भी पता है, 3-4 चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं उन सब का पता है कि डिस्क्रीट मेट्रिक कौन सी होती है, जब उनके पॉइंट सेम हो तो डिस्टेंस 0 हो और पॉइंट डिफरेंट हो तो डिस्टेंस 1 हो। अब एक और मसला है कि ये सारी चीज़ें जो आपको पता हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनको इस्तेमाल करके आपने अपने प्रूफ की तरफ कैसे जाना है, दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ ही मेट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस, ग्रुप थ्योरी, टोपोलॉजी के मसले ये हैं एरिया एनालिसिस के। पहली बात तो ये है कि जो थ्योरम या जो रिजल्ट आप प्रूव करने जा रहे हैं उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी डेप्थ में आपको नॉलेज नहीं है, और अगर फर्ज करें कभी पता है तो फिर वो कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ प्लेस करनी है, ये प्रॉब्लम। जैसे आपके घर का सामान है, सोफ़ा है, मेज़, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बर्तन है, चेयर्स हैं, वो हैं, सारा कुछ पता है। अब आपको पता नहीं कौन सी कहाँ चीज़ रखनी है, तो बड़ा ही घर करेंगे आप। किचन में आपने रख दिया सोफ़ा, और किचन का जो शोकेस था वो रख दिया आपने उधर बेडरूम में, बेडरूम का बेड जो था वो रख दिया ड्राइंग रूम में, तो सारा उल्ट पुल्ट हो गया ना। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होना है कि अगर आपको चीज़ों का पता है, सारी चीज़ों का, और उनकी प्लेसमेंट का नहीं पता, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। आप पहले लिखें जी के सिंस, ये हर दफा डी नॉट लिखना जरूरी नहीं होता, डिस्क्रीट आप कह देंगे तो अंडरस्टूड होगा कि डिस्क्रीट ही है। सिंस एक्स डी नॉट इज discrete metric space, so dxy is lesser or equal to 1। क्या ख्याल है? For all x y belong to A, डिस्क्रीट मेट्रिक है। डिस्क्रीट मेट्रिक में तीसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं, अभी बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करके आए हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या 1 होना है या 0 होना है, 1 से ज़्यादा का कोई चांस नहीं है। यही हुआ, लेसर और इक्वल टू 1, अब कोई चांस नहीं। तो अगर इसकी सिचुएशन इस तरह हो जाए, सुप्रीमम ले लिया जाए, x बिलोंग y बिलोंग टू A, यानी अब मैं, तो वो भी लेसर और इक्वल टू 1 नहीं होगा कि नहीं होगा भाई? ए के पॉइंट्स ले रहे हैं, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस लेने शुरू कर दिए, और वो डिस्टेंस में सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो या 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा बोला? सेम नहीं, जब सेट में एक ही पॉइंट हो, दोनों जब सेट में एक ही पॉइंट होगा तो फिर बार बार उसी से डिस्टेंस लेते रहेंगे ना। हम तो सुप्रीमम की तरफ चले गए हैं, सुप्रीमम 0 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उस वक्त आपके पास डायमीटर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन है, या 1 या 1 से छोटा 0। तो ये किसकी डेफिनेशन है?
ये है डायमीटर की डेफिनेशन। अब अगर किसी सेट ए का डायमीटर लेसर और इक्वल टू 1 आया, क्या मतलब हुआ? फाइनाइट आ गया ना, यानी डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट, मीन्स ए इज, तो क्या हमने रिजल्ट साबित कर दिया? एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। चलिए आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।